हेलो माय डियर बडीज़, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास के अंदर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मल्टीप्लायर कई टाइप्स का हो सकता है, लाइक मनी मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, सुपर मल्टीप्लायर, फॉरेन मल्टीप्लायर एटसेट्रा। बट आज की क्लास के अंदर हम बेसिक्स कंसेप्ट्स देखने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, और बेसिक को कवर करने के बाद हम अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर इसके एडवांस लेवल, जिसमें मैथमेटिकल वर्जन रहता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो आज का टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखिए भाई, जो मल्टीप्लायर है, इसे जो सबसे पहले दिया था वो दिया था आर एफ कहान जी ने। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट, और ये कब की बात है, जून 1931 में। और इसके अंदर उन्होंने जिस कंसेप्ट को बताया वो था हमारे पास एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि जो मल्टीप्लायर की शुरुआत है वो आर एफ कहान ने करी थी। उस टाइम पर देखिए, आज के टाइम की तरह इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक वगैरह तो नहीं होते थे। तो लोग उस टाइम पर जहाँ तो अपनी बुक लिखा करते थे, और बुक नहीं तो आर्टिकल लिखकर अपने जो विचार हैं, अपने जो थ्योरीज हैं, उसे प्रेजेंट किया करते थे। लेकिन इस कंसेप्ट को जो फेमस बनाया, उसे बनाया इस पर्सन ने, कीन्स ने। कीन्स ने मल्टीप्लायर का आइडिया बोरो किया कहान जी से, और एक नए मल्टीप्लायर को जन्म दिया, जिसे हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, और इसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जे एम कीन्स जानते हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी 1936 के अंदर, फेमस बुक, हर बार आप पढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। आखिर में मल्टीप्लायर होता क्या है, या यूँ कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। देखिए, एक इकॉनमी के अंदर पहले से ही, देश के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर पहले से कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और कुछ ना कुछ इनकम पहले से भी है एक इकोनॉमी के अंदर। लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये कहता है कि अगर हम स्टार्टिंग में किसी भी जगह कुछ इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को चेंज, अब देखिए, जब भी हम चेंज वर्ड की बात करेंगे, हमेशा याद रखना, चेंज वर्ड की बात करेंगे तो चेंज में हमेशा दो चीज़ें आती हैं। आप उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हो और आप उसे डिक्रीज़ भी कर सकते हो, लेकिन हम पॉजिटिविटी को मानते हुए हम यूँ मानकर चलें कि आपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया। किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से, क्योंकि जो ये डेल्टा वर्ड है, जो ये सिंबल है ट्रायंगल वाला, ये डेल्टा रिप्रेजेंट होता है, और डेल्टा का मतलब चेंज से होता है। किससे होता है भाई? चेंज। तो आपके इन्वेस्टमेंट में क्या आ रहा है? चेंज। तो इन्वेस्टमेंट के चेंज करने से, या इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से, जब इनकम कई गुना बढ़ जाती है, इनकम उतनी नहीं बढ़ती, इनकम कई गुना बढ़ जाती है, जितने गुना से ये इनकम बढ़ती है, मान लीजिए 3 गुना से बढ़ गई, तो वो गुना ही हमारा क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर, और हिंदी में हम इसे गुना के नाम से जानते हैं। वंस अगेन, अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसे प्रूव करना चाहूँ, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि सपोजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 100 करोड़, कि भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है एक विलेज में, इकोनॉमी में, सप्लाई, सॉरी, जनरेट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए, ठीक हुआ, यानी कि 100 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। लेकिन इससे देश की जो नेशनल इनकम है वो 100 की बजाय 200 करोड़ बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट को 100 से बढ़ाया गया, लेकिन जो इनकम है वो 200 करोड़ से बढ़ गई, तो कितने गुना से चेंज आया? 2 से। तो ये 2 ही हमारा क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लायर को जर्नली के लेटर से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो के इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देख भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आ रहा है, बट किसकी वजह से? ड्यू टू अ गिवन चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, और उसकी वजह से इनकम में कई गुना चेंज आएगा, और वो जो गुना ही है वही हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो चेंज इन वाई इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय में चेंज इन आई, तो आप इसे इस तरीके से भी प्रेजेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमेशा ही, वैसे तो इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, जो हम अभी आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहला जो माइंड के अंदर आता है कि आखिर में ये ऐसे कैसे हो गया? कैसे कोई चीज़ 10 रुपये 30 रुपये में बदल जाती है? बिल्कुल बदलते हैं, और आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देखते हो कि कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। देखिए, कई स्टूडेंट्स को हो सकता है थोड़ा सा इसके बारे में ना पता हो, जो न्यू है, ऐसा नहीं है। वट इज़ इन्वेस्टमेंट? हिंदी में निवेश बोलते हैं। निवेश का मतलब होता है कहीं पर भी पैसा लगाना, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वहाँ से आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ इनकम मिलेगी, कहीं पर भी पैसा लगाना। सपोज आप शेयर मार्केट में कुछ पैसे से शेयर्स खरीद लेते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगाकर कोई प्लॉट वगैरह खरीद लेते हैं, आप गोल्ड में पैसा लगा देते हैं, तो कहीं पर भी आप पैसा लगा रहे हैं, अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहाँ से आपको क्या मिलने वाली है? कोई रिटर्न, कोई इनकम, कोई प्रॉफिट। तो इसी चीज़ को हम इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो वंस अगेन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से, या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से, जब इनकम कई गुना बढ़ जाएगी, तो जितने गुना से वो बनेगी, बढ़ेगी, वो गुना ही हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा। अब देखिए, हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि आखिर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कई गुना चेंज हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा बेसिकली फॉर्म के ऊपर पढ़ते हैं, एक डायग्राम को यहाँ पर देखते हैं। स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं समझता हूँ। मानकर चलिए एक सिटी है, और इस सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर को बनाना है। एक सिटी के अंदर हम क्या बना रहे हैं? एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, और इस फ्लाईओवर पर गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाली है, खर्च करने वाली है। तो जैसे ही 100 करोड़ रुपीज़ इस पे खर्च होते हैं, अब खर्च किस किस सेंस में होंगे? गवर्नमेंट फ्लाईओवर के लिए जो जो लोग वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल कहने का सेंस, जो इस फ्लाईओवर को बनाने का काम करेंगे, उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साथ वहाँ पर इंजीनियर्स होंगे, वहाँ पर लेबर होगी,
वहाँ पर लेबर के साथ-साथ जो कोई मशीन्स को ऑपरेट करने वाले वो लोग होंगे, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो सभी के पास कुछ ना कुछ अमाउंट जाएगी। सपोज़ 10 करोड़ इन लोगों के पास चला गया, 10 करोड़ इनके पास चला गया, 20 करोड़ लेबर वालों के पास चला गया, ठीक हुआ? इसी तरीके से जो मशीन्स को ऑपरेट करने वाले हैं, 10-15 करोड़ इनके पास चला गया। तो इन द सेंस जितने की इन्वेस्टमेंट हुई, उतने से उन लोगों की इनकम में भी क्या आ गया? चेंज आ गया। उन लोगों के पास इनकम आती है, वो बहुत सारे लोग हैं इकोनॉमी के अंदर, उस बढ़ी हुई इनकम से लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है थोड़ा-सा कि जैसे ही आप लोगों की इनकम बढ़ती है, तो जनरली सभी तो नहीं लेकिन मोस्टली डिमांड बढ़ जाती है, लोग उससे कंज़म्पशन कैसे करते हैं ज़्यादा। अब जो चीज़ों पर वो खर्च करेंगे, कंज़म्पशन करेंगे, खरीद कर लेकर आएँगे, तो एक का खर्चा दूसरे की फिर से क्या हो जाएगी? इनकम। और ये साइकिल इस तरीके से चलता रहता है और इसी को हम मल्टीप्लायर प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जब वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर बोलते हैं, जिसे हम एक टेबल के थ्रू भी आगे चलकर प्रूव करेंगे। थोड़ा-सा और देख लेते हैं इससे ये क्या कह रहा है कि सपोज़ आई राइजेज़, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इट मीन्स परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा राइजेस, जैसे मशीनरी प्लांट वगैरह इन पर। और इस पे जो आप खर्चा कर रहे हो वो एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। फ्रॉम दोज गुड्स आर परचेज्ड। व्हेन इनकम राइजेस, जब इनकम बढ़ती है तो पीपल इस बढ़ी हुई इनकम का कुछ पोर्शन खर्च कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है एमपीसी, इसे भी समझेंगे। और जब वो खर्च करते हैं तो उससे कंजम्पशन बढ़ता है और कंजम्पशन के बढ़ने से व्हेन राइज इन सी, प्रोड्यूसर्स को ये लगता है कि उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कम हो रहा है। दे प्रोड्यूस मोर आउटपुट, वो और स्टॉक से और आउटपुट को परचेज करते हैं एंड परचेज मोर इनपुट्स, तो और इनपुट्स फिर से बढ़ते हैं और इनकम ऑफ द इनपुट सैलराइजेस, उनकी इनकम फिर से आगे बढ़ जाती है। कहने का सेंस एक का खर्चा दूसरे की इनकम का ये साइकिल चलता ही रहता है और इस तरीके से जो आपके 10 रुपये लगाए हुए थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 20 रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस अब इस चीज़ को हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए एक आपके सामने ये टेबल है। टेबल को इसके थ्रू हम समझेंगे कि सपोज़ एग्जांपल के तौर पर अगर की का मैं फॉर्मूला लिखूँ, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखूँ, तो फॉर्मूला क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है। अब चेंज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बट हम पॉजिटिविटी को लेकर चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाती है। ठीक हुआ? तो यूँ मानकर चलिए कि आपने 100 रुपये लगाए हैं और वो 200 रुपये में चेंज हो गए, या 100 करोड़ लगाए हैं तो वो 200 करोड़ में चेंज हो गए। आखिर में ये सब होता किस प्रकार से है? इस तरह पे पॉसिबल होता है। इसी को समझते हैं टेबल की हेल्प से। देखिए इस टेबल को कवर करने से पहले हमारे पास दो अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन हमने ये ली है कि स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने करोड़ से बढ़ रहा है? 100 करोड़ से, और एक ही बार बढ़ेगा, एक ही बार हम पैसा लगाएंगे। वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी भी आपको दिया था कि आप एक फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं और उस फ्लाईओवर पर आप क्या लगा रहे हैं? 100 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। जब वो उस 100 करोड़ से आप फ्लाईओवर को बना दोगे, उसके बाद वहाँ पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जहाँ टोल वगैरह जो आप लगा देते हो, और उससे जो आपको इनकम मिलती है वो 100 नहीं फिर उससे कई गुना ज़्यादा होती है। तो आखिर में ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है? तो पहली असम्पशन ये कि जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा? 100 करोड़ से। और यहाँ पर जो एमपीसी है, एमपीसी को हिंदी में बोलते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, और इंग्लिश में इसका नाम होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब क्या होता है? एमपीसी का मतलब होता है इनकम के अलग अलग लेवल पर कंजम्पशन के अलग अलग लेवल में जो चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपये की इनकम थी, आप 80 रुपये खर्च कर रहे थे, 200 की इनकम है, आप 160 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो देखो इनकम में भी चेंज आ रहा है तो कंजम्पशन में भी चेंज आ रहा है। ठीक हुआ? तो इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो रेशो है, जब उनमें जो चेंज है उसे जो बताए वो एमपीसी है। और अभी के लिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ यूँ मानकर चलिए कि आपके पास जितनी भी इनकम आएगी उसका कितना पार्ट आप खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी असम्पशन कितनी ली गई है? 1/2। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 50 रुपये की इनकम है तो उसका आधा 25 आप खर्च कर दोगे। अगर आपके पास 150 की इनकम है तो इसका आधा कितना बनेगा? 75 आप खर्च कर दोगे। तो जो एमपीसी इज इक्वल टू 1/2 0.5 है, ये हमें ये बता रहा है कि जितनी भी इनकम है उसका हाफ हम क्या करेंगे? खर्च, और हाफ हमारा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इनकम है जहाँ तो उसे आप कंज्यूम कर लोगे, जहाँ आप उसे क्या कर लोगे? सेव। तो वाई ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस में एस। चलिए इस टेबल को थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर इस फ्लाईओवर पर 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया, और ये जितने का इन्वेस्टमेंट है हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, उतने से उन लोगों की क्या चेंज हो जाएगी? इनकम। तो एक इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ रुपया एक तरीके से इंजेक्ट हो गया, पुश हो गया। अब इस 100 रुपये का आधा हमारा क्या होगा? कंजम्पशन। अभी अभी हमने देखा ये एमपीसी 0.5 रहेगा, तो आधा तो आप क्या कर लोगे? खर्च, और आधा आप लोगों के क्या हो जाएंगे? सेविंग्स। अभी लीकेज इसको छोड़ दें, आगे डिस्कस करेंगे। आधा खर्च और आधा क्या हो जाएगा? सेविंग। जो आप आधा खर्च कर रहे हैं, अब आप जब खर्च करेंगे तो एक का खर्चा दूसरे की क्या बन जाएगी? इनकम। तो 50 रुपये की इनकम आ गई। अब इस इनकम का फिर से वही पार्ट, आधा आप क्या कर लेंगे? खर्च, और आधा क्या हो जाएगा? सेव। जो आपने आधा खर्च कर रहे हो ये एक का खर्चा, दूसरे की क्या हो जाएगी? इनकम। और इस इनकम का फिर से आधा पार्ट आप क्या कर लोगे? कंज्यूम, और आधा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? सेव। कहने का सेंस इसी तरीके से जो ये आप लोगों की इनकम है, ये इनकम हाफ हाफ चलती रहेगी। ठीक हुआ? 6.25 फिर से आपने खर्च कर लिया, 6.25 आपका सेव हो गया। 6.25 जो आपने खर्च किया ये फिर किसी की इनकम होगी, और इस इनकम में से जो आएगी तो आधा खर्च कर लिया जाएगा और आधा क्या कर लिया जाएगा? सेव। इस तरीके से 3.1.2 है। 3.12 में से आधा आप खर्च कर रहे हो और आधा क्या कर रहे हो? सेव कर रहे हो। तो देखो इस तरीके से हमारी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी, और लगभग उतने राउंड चलेंगे जब तक आपकी इनकम लगभग कितनी ना हो जाए? जीरो, क्योंकि अब इसके पहले कुछ नहीं बचा, 0.195, तब आपकी इनकम लगभग कैसी हो गई? जीरो। तो अब इस केस के अंदर आप क्या देखो क्या है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, देखो ध्यान से देखना कि एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ और ये कितने करोड़ का हुआ? 100 करोड़ का हुआ। लेकिन जो इनकम को आप सभी को जोड़ोगे, 100 प्लस 50 प्लस 25 150 175, तो इसको जोड़ते जोड़ते जो वैल्यूज़ आपके पास आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितनी होगी? 200 करोड़। तो बस इसी से हमें चीज़ कवर होगी कि किस तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर वर्क करता है। जब वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर होती है कि आपने स्टार्टिंग के अंदर 100 करोड़ रुपए लगाए हैं और उसकी वजह से इनकम 200 करोड़ में कन्वर्ट हो गई है, और मल्टीप्लायर कितना आया है हमारे पास? 2 आया। तो इस तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर प्रोसेस करता है जहाँ वर्किंग करता है।
इसी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसकी इफ़ेक्ट को हम रिपल इफ़ेक्ट के थ्रू देख सकते हैं। अब ये रिपल इफ़ेक्ट क्या कहता है? जिस तरीके से आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को चेंज किया है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक तरीके की चिंगारी है। एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत है और उससे पूरी आग चल जाती है। जहाँ इसे रिपल इफ़ेक्ट से समझें। मानकर चलिए आपने तालाब जोहड़ देखा होगा। एक स्टील्ड तालाब है, स्टील का मतलब शांत है। आप उसके अंदर एक पत्थर मारते हैं, एक कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं और उसकी वजह से रिपल्स क्रिएट होती हैं। ठीक हुआ? जिसको तरंगे बोला जाता है, तरंगे बोला जाता है। और देखा होगा वो तरंगे कितनी ज़्यादा होती हैं। यही तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है कि आप इन्वेस्टमेंट एक बार कर रहे हो, आप पत्थर एक बार मार रहे हो, लेकिन उसकी वजह से इनकम कई गुना बढ़ रही है, कई गुना बढ़ रही है। तो रिपल्स कई क्रिएट हो रही हैं, तरंगे कई क्रिएट हो रही हैं और आखिर तक क्रिएट होती-होती धीरे-धीरे वो डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था अपने पास कि किस तरह से कि जो आपकी इनकम है धीरे-धीरे फिर कैसी हो जाती है, ज़ीरो। लेकिन टोटल इनकम को जब जोड़ा जाए तो जो आपने इन्वेस्टमेंट 100 का किया था, उसके बदले आपको इनकम कितनी मिली? 200 मिली। यही हमारे पास रिपल इफेक्ट को क्रिएट करता है। बाकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। आगे है हमारे पास साइज़ ऑफ द मल्टीप्लायर। तो जो मल्टीप्लायर है, के है, इसका जो हमने रिलेशन देखना है, ये देखना है 2 चीज़ों के साथ। एक वर्ड है हमारे पास एमपीसी, जिसे हमने अभी-अभी देखा भी, और दूसरा है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और यहाँ पर बचत की सीमांत प्रवृत्ति। अब इसको वैसे तो कंजम्पशन में आप लोगों ने, मैं मानकर चलता हूँ, आपको इसने पढ़ा होगा, लेकिन स्टिल एक बार रिमाइंड के लिए हम देख लेते हैं कि एमपीसी क्या कहता है। एमपीसी मार्जिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंज्यूम इसका मतलब होता है कि इनकम के चेंज होने से एमपीसी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। इनकम के चेंज होने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, आप इसे टेबल के थ्रू देख सकते हैं। पहले इनकम 100 रुपये थी और कंजम्पशन 80 रुपये, फिर इनकम 200 हुई तो कंजम्पशन बढ़कर 120 हुआ। यानी कि आप अगर पहले 2 पॉइंट को ध्यान से देखें तो इनकम कितने से चेंज हुई? 100 से। कोई जो ये डेल है, जो ये सिंबल है ट्रैंगल वाला डेल्टा, ये चेंज को बता रहा है। तो इनकम 100 से 200 हुई तो इनकम 100 से चेंज हुई और उसकी वजह से जो आपका कंजम्पशन है 80 से 140 हुआ, तो कितने से चेंज हुआ? 40 से। तो ये 40:100 की जो हमारे पास रेशो आई है, जहाँ 40:100 कह लें, चाहे इसका मतलब 0.4 भी आप कह सकते हो। तो ये किसे डिनोट कर रहा है? ये एमपीसी को डिनोट कर रहा है। दूसरा क्या होगा? एमपीएस। एमपीएस का मतलब सेविंग के इनकम के चेंज होने से, एमपीएस इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, तो जो इस रेशो को बताए आप यहाँ देख सकते हैं। सेविंग्स यूँ मानकर चलिए कि 100 रुपीज़ इनकम थी, 80 रुपये आपने खर्च कर लिए तो 20 रुपये आपकी सेविंग थी। फिर 200 रुपये की इनकम हुई, 120 रुपये आपने खर्च कर लिए तो 80 रुपये की सेविंग्स हुई। तो आपकी इनकम अगर पहले इन 2 स्टेप्स में देखा जाए, मैं इसे ग्रीन से करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इनकम 100 से चेंज हो रही है, सेविंग्स पहले 20 थी अब 80 है, तो कितने से चेंज हो रही है? 60 से चेंज हो रही है। तो जो 0.6 आ रहा है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? सेविंग्स को शो कर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑलवेज इक्वल टू 1 पे रहेगा। अब ऐसा ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अभी भी मैंने बताया था कि इक्वेशन स्टैंडर्ड है कि जितनी भी इनकम आएगी, जहाँ तो आप कंज्यूम कर लोगे, जहाँ आप उसे क्या कर लोगे? सेव कर लोगे। ठीक हुआ? तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ कि अगर इनकम में चेंज आ रहा है तो आपके कंजम्पशन में भी चेंज आया होगा और आपकी सेविंग्स में भी चेंज आया होगा। और देख भी रहे हो आप इस टेबल के थ्रू, इनकम 100 से 200 हो रही है तो इनकम चेंज हो गई, 100 से 200 होने से कंजम्पशन भी चेंज हुआ और सेविंग्स भी चेंज हुई, तो चेंज आ रहा है। जहाँ आप यूँ कह लीजिए कि हमने दोनों तरफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ चेंज इन वाई से डिवाइड भी कर दिया जाए। चेंज इन वाई से क्या कर दिया जाए? डिवाइड भी कर दिया जाए। जब आप डिवाइड करोगे चेंज इन वाई को, चेंज ये आ जाएगा 1। और ये आपने अभी फॉर्मूला देखा था मेरे साथ, किसका फॉर्मूला होता है? एमपीसी का। तो ये आ गया एमपीसी और ये फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया है किसका होता है? एमपीएस का। दैट्स वाई हेंस प्रूव कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है प्लस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 ए के, ये बराबर रहेगा। अब हमने यहाँ पर देखना था साइज ऑफ द मल्टीप्लायर को। तो साइज ऑफ द मल्टीप्लायर के अंदर हम क्या देखेंगे कि जितना ज़्यादा एमपीसी हायर होगा, जितना ज़्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी एक तरीके से उपभोग कह लीजिए, अगर खर्चा बढ़ता है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा और अगर एमपीसी कम होता है तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। यानी कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, या फिर आप पॉजिटिव ना कहकर डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलेगा, जिसको आप इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन भी बोल देते हो कि अगर एमपीएस बढ़ता है, सेविंग्स बढ़ती है, क्योंकि लोग अगर आप घरों पर पैसा रखेंगे या अपने पास पैसे को बचाकर बैंकों में पैसे को बचा कर रखते हैं तो वो खर्चा नहीं करेंगे, और अगर खर्चा नहीं करेंगे तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम नहीं बनेगी, और जब एक का खर्चा दूसरे की इनकम नहीं बनेगी तो मल्टीप्लायर भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए अगर सेविंग्स बढ़ती है तो मल्टीप्लायर का जो साइज़ है वो कैसा होगा? कम होगा। देख लीजिए, द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन एमपीसी। अ लार्ज एमपीसी मीन्स लार्ज इंक्रीज इन कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड लार्ज इंक्रीज इन इनकम एंड देयरफॉर अ लार्ज मल्टीप्लायर। बट और एक चीज़ और भी है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसे जो डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है, वो है हम लोगों के घर पे डिसीजन कि हम कितना खर्चा करने वाले हैं अपनी इनकम में से। बट कुल मिलाकर सिंपल मतलब यही है कि अगर एमपीसी लार्ज है, एमपीसी बढ़ता है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, और अगर एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एमपीएस की बात करें, सेविंग्स की बात करें, तो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर कम होगा। जो चीज़ हमने अभी कही कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और की, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो नेगेटिव रिलेशन होगा, और यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसे हम इक्वेशन के थ्रू प्रूव करेंगे। द रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को कवर करने से पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं। देखिए आपने इकोनॉमी में, मैक्रो में ये चीज़ें देखी हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है अकॉर्डिंग टू केन्स। अब केन्स कहता है कि एग्रीगेट डिमांड में 4 चीज़ें आती हैं।
और वो 4 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? एग्रीगेट डिमांड जो है वो 4 चीज़ों को मिलाकर बनता है। एक तो है कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और चौथा होता है एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट। और इसके लिए 4 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे पास और वो है यहाँ पर गिवन सेक्टर्स। एक है हाउस होल्ड सेक्टर जो कंजम्पशन करता है, एक है प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है, एक है गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कर रहा है और फॉरेन सेक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट के लिए। लेकिन केन्स जब अपनी थ्योरी को कवर करता है तो वो अपनी अजम्पशंस के अंदर ना तो गवर्नमेंट को लेकर स्टार्टिंग में चल रहा है और ना ही फॉरेन सेक्टर को लेकर चल रहा है। इसका मतलब जब 2 सेक्टर एब्सेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड में 2 ही चीज़ें रहेंगी, एक सी और दूसरा कौन सा रहेगा आई। तो एग्रीगेट डिमांड को हम सी प्लस आई लिख सकते हैं। सिमिलरली जो एग्रीगेट सप्लाई है जिसे आप इनकम आउटपुट कह सकते हो तो इसे आप डिनोट कर सकते हो किसे, वाई से। तो कहने का सेंस हम पहले रिलेशन को प्रूव करते हैं, रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के, और यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग करते हैं मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से। स्टार्टिंग में चेंज किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट, और उसकी वजह से चेंज क्या हो रही है, इनकम। ठीक हुआ। और आप सभी जानते हैं कि आप एक इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। अभी अभी हमने जो लिखा कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और अगर आप ये ना लिखें तो एग्रीगेट डिमांड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी प्लस में आई इज इक्वल टू वाई। ठीक हुआ। और इसी इक्वेशन को आगे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस में आई। अगर इनकम में चेंज आ रहा है दोनों तरफ डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें, तो चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस में चेंज इन आई आपको देखने को मिलेगा। और इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, चेंज इन आई को इधर ही रहने दें और उस वैल्यू को इधर लें, चेंज इन वाई माइनस में क्या हो जाएगा, चेंज इन सी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, उसके अंदर इस आई की वैल्यू को पुट कर दें, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसे यहाँ लेकर आ रहा हूँ, वो थी के इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई में चेंज इन आई। अब आपने क्या करना है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई में चेंज इन आई की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, चेंज इन वाई माइनस में चेंज इन सी। तो जो आपके पास इस इक्वेशन की 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी है राइट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देंगे। राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे किससे, चेंज इन वाई से। तो देखिए चेंज इन वाई, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ चेंज इन वाई से, यानी कि न्यूमरेटर पार्ट, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट। तो यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय में चेंज इन वाई माइनस में चेंज इन सी डिवाइडेड बाय में चेंज इन वाई। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, इसे करोगे तो 1 आ जाएगा। और अभी हमने देखा था ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ से के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में एम पी सी आ गया, जो ये शो करता है कि मल्टीप्लायर के और एम पी सी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि देखिए ये इसके फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है, तो ये कैसे रिलेशन, ये तो ऑपोजिट हुआ। अरे नहीं, अगर आप के इज इक्वल टू नीचे माइनस की वैल्यू, इसे जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा, तो 1 to 1 रिलेशन इसमें रहेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप को ये शो करेगा। अब हम प्रूव करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मल्टीप्लायर के बीच के रिलेशन को, जो कि कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए ये फॉर्मूले को आप स्टैंडर्ड तौर पर रखें अपने पास। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ये एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पार्ट एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसकी ये वाली वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं इस वैल्यू की। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को इक्वल रखा, चेंज इन सी प्लस में चेंज इन आई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस में चेंज इन एस। तो ये दोनों पोर्शन आपस में कट हो गए और यहाँ से एक चीज़ प्रूव हो गई कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स। तो अब जो ये वाली वैल्यू आई है, इस वैल्यू में जो चेंज इन आई है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन एस। तो इसी फॉर्मूले को नीचे ले आए। जब आप इस फॉर्मूले को नीचे लेकर आएंगे, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई, नीचे लिखा हुआ है चेंज इन आई, तो चेंज इन आई की जगह आप अब क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं चेंज इन एस। ठीक हुआ। तो चेंज इन एस लिखते ही अब आपके इसके भी 2 पार्ट्स हो गए हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड कर दें, तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय में चेंज इन y अपॉन चेंज इन s डिवाइडेड बाय में चेंज इन y। तो जब आप इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो चेंज इन y से चेंज इन y कैंसिल, तो 1 आ गया। और ये जो फॉर्मूला होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूला किसका होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हैंस प्रूव्ड कि जो मल्टीप्लायर है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, इनका रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन हमें देखने को मिलता है। इन रिलेशनशिप को प्रूव करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर है, जो के है, उसको किस किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में किया कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है। आप दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, जो कि है हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एक तीसरे तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 डिवाइडेड बाय में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए इन 2 तरीकों को अगर हम एक रिलेशनशिप निकाल भी लें तो भी प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सिंस वी नो दैट एम पी सी प्लस में एम पी एस ऑलवेज इक्वल टू 1 रहता है। तो अगर आप यहाँ से आपको सपोज इसी की वैल्यू पता है, तो अगर आपको एम पी सी की वैल्यू पता है या एम पी एस की वैल्यू पता है, तो आप दूसरे की वैल्यू को ईजिली निकाल सकते हो। तो एम पी सी इज इक्वल टू 1 माइनस में एम पी एस हो सकता है। ठीक हुआ। इसी तरीके से एम पी एस है तो 1 माइनस में एम पी सी हो सकता है। तो अगर आपके पास सिर्फ इतना ही आपको पता हो कि के इज इक्वल टू 1 माइनस में एम पी सी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एम पी सी की जगह 1 बाई एम पी एस भी लिख सकते हैं। वन थिंग मोर, जो ये के है हमारे पास मल्टीप्लायर है, आप इसे चाहें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया था इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पर चेंज इन वाई इज इक्वल टू के में चेंज इन आई हमारे पास रहेगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ दी मल्टीप्लायर। देखिए यहाँ पर आपको एम पी सी गिवन है, ये हमारे पास एम पी सी की रेंज है, एम पी सी 0 भी है,
MPC 1 भी है, MPC 1/3, 1/2, 3/4, 4/5 और 9/10 है। अगर इस प्रकार से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको गिवन हो तो आप मल्टीप्लायर को निकाल सकते हो। यस, हमने अभी फॉर्मूले को निकाला था कि 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में MPC, तो आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सपोज अगर आपके पास फर्स्ट ही वैल्यू है तो 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस MPC कितना है 0, जो कितना आ गया 1/1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1। नेक्स्ट पार्ट में कैसे निकालोगे, 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 1/3, जब आप इसका एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो 1/2 और जो मल्टीप्लायर है वो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 1/2, सॉरी यहाँ पर मैंने 1/3 लिया था, तो 1/3 के अकॉर्डिंग इसे जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो अगर 1/3 होगा आप लोगों के पास तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1.5 आएगा एज पर एलसीएम। और अगर आपने 1/2 लिया है तो 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 1/2, तो जो आंसर आएगा 1/1/2, तो ये होगा हमारे पास 2। 3/4 है तो एलसीएम लेकर सोल्व आप जब आप करेंगे तो मल्टीप्लायर 4 आएगा, और अगर 4/5 है तो 5 हो जाएगा, और अगर 9/10 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 हो जाएगी। हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे MPC खर्च बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो जो आपका गुणक है, जो मल्टीप्लायर है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। और क्या होगा जब जितना पैसा आए उसको ही खर्च कर दिया जाए, तो वहाँ पर देखो मल्टीप्लायर इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे, 1 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल बी इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली है, अगर MPC की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है, अगर MPC की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है। वैसे तो हम ये चीज़ें जो कंजम्पशन का चैप्टर है वहाँ पर डिस्कस करके आते हैं, पर मैं एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं। और अगर MPC 1 और 0 के बीच में है तो उसका मतलब हमारे पास क्या है। तीसरा केस हमारे पास, पहला केस यही हो सकता है हमारे पास, MPC की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, MPC इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, और MPC 0 से ग्रेटर और 1 से कैसा होगा, लेस। देखिए भाई, ये जो दो केसेस हैं ये रियल लाइफ में इतने पॉसिबल नहीं है। वैसे इसका मतलब जान लेते हैं। MPC 1 का मतलब जितनी इनकम आई उतना खर्च, 100 रुपये की इनकम है 100 ही खर्च, 200 रुपये की इनकम है 200 ही खर्च, 300 रुपये की इनकम है तो 300 ही खर्च। तो देखो के, इस चीज़ को भी छोड़ो, MPC का फॉर्मूला, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज, तो इनकम कितने से चेंज हो रही है हर बार 100 से, और कंजम्पशन भी कितने से चेंज हो रहा है 100 से, तो MPC की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है। अगर ऐसा होता है इकोनॉमी में तो बहुत बढ़िया बात है कि लोग जितना आया उतना ही खर्च कर दें, हालांकि स्टिल इट इज़ नॉट पॉसिबल, पर अगर ऐसा है तो उस केस में मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसे हम इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इनकम को शो किया है और यहाँ पर हमारा कंजम्पशन है, तो जितनी इनकम आ रही है उतना खर्चा। और देखिए जहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन आपस में मीट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ पर दोनों में बराबर है, जितनी इनकम उतना खर्च। तो बराबर को शो करने के लिए 20 से एक लाइन जाएगी जो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल, यानी कि जितना कंजम्पशन, जितनी इनकम आ रही है उतनी का क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो याद रखना कि जब MPC हमारे पास कितनी है 1 है, तो उस टाइम पर जो मल्टीप्लायर है वो कैसा है, इन्फिनिटी है। अगला पार्ट है हमारे पास ये वाला, MPC 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपकी कंजम्पशन में चेंज ही नहीं आ रहा। आप 100 रुपये कमा रहे थे तो भी 80 रुपये खर्च कर रहे हैं, 200 रुपये कमा रहे हैं तो भी 80 रुपये ही खर्च कर रहे हैं, 300 रुपये कमा रहे हैं तो भी 80 रुपये ही खर्च कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जब आप MPC को निकालोगे, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो चेंज के निकालने के लिए दो वैल्यूज होनी चाहिए। तो इनकम में चेंज कितने का आ रहा है 100 का, कंजम्पशन में चेंज कितने का है 0 का, तो इट मीन्स MPC विल बी 0। ये हमारे पास ये वाला केस होगा, सेकेंडरी केस, जब मिनिमम वैल्यू होगी, जब आप कुछ खर्चा ही नहीं करते हो। और जब आप कुछ खर्चा ही नहीं करते हो तो उस केस के अंदर मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं बढ़ता, यानी कि मल्टीप्लायर एक ही रहता है, 1 रहता है, तो K की वैल्यू 1 रहेगी। और MPC कब, जब 0 होगा। कहने का सेंस यहाँ हमने इनकम को शो किया, यहाँ कंजम्पशन को। चाहे इनकम 10 रुपये हो, चाहे 20 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, तो आपके कंजम्पशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मैं अलग कलर से डिनोट करता हूँ, इट विल बी ईजी फॉर यू। थर्ड, कि ये रियल केस है, ये वाला, इसके बीच की जो ये वैल्यूज़ हैं, ये थर्ड जो है हमारे पास, ये रियल केस है। इस रियल केस में क्या होगा, जितनी भी इनकम हो रही है वो सारी की सारी खर्च नहीं हो रही, कुछ सेव हो रही है। जैसे जैसे इनकम है 100, आपने 80 रुपये खर्च कर लिए, 200 रुपये पे 160 खर्च कर रहे हो, 300 रुपये के ऊपर 240 खर्च कर रहे हो, तो कुछ पोर्शन क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए इन दोनों को इक्वल शो करने के लिए एक लाइन जाएगी जो 45 डिग्री के एंगल की लाइन है, और इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई के नाम से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे पास इनकम और यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन। यूँ मानकर चलिए कि पहले इकोनॉमी में इतना इतना था, 100 रुपये की इनकम थी, और यूँ मान लीजिए 100 रुपये का क्या था, खर्च था, यूँ मान लेते हैं। ठीक हुआ, फिर हमारी इनकम बढ़ती है, और इनकम 100 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है, 200 रुपये हो जाती है। लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता, कंजम्पशन उससे थोड़ा कैसा रहता है, कम रहता है, 160 रहता है। बट ये यहाँ पर मीट नहीं होगा, यहाँ पर मीट नहीं होगा। वेट, मैं इसे थोड़ा ठीक करता हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर ये आएगा, ठीक हुआ ना, इस तरीके से। तो आपके पास अब दो पॉइंट्स बन जाएंगे, अब आपके पास दो पॉइंट्स बन जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये कंजम्पशन का करवा देगा। दिस इज द रियल केस, दिस इज द रियल केस। इसका मतलब जो खर्चा है वो 0 भी कभी नहीं होगा और सारे का सारा भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में रहेगा।